नेक्स्ट हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट है। इसको लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी पढ़ लेते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी पढ़ते हैं, एसिड के बेस का कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा सा सिंपल था उसकी निस्बत, या जनरल था। मतलब इसने एक सिंपल सा ये आइडिया दिया कि भाई एसिड एक ऐसी चीज होती है जो प्रोटॉन दे सकती है। यहाँ तक तो ये सेम ही है आर्हीनियस से, लेकिन यहाँ पे ये कि इसने सॉल्वेंट का जिक्र नहीं किया कि सॉल्वेंट में पानी में H पॉजिटिव दे। आर्हीनियस ने कहा था कि एसिड वो होता है जो पानी में H पॉजिटिव दे। ठीक है, खैर। तो उसने कहा था बेस एक ऐसी चीज होती है जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकती हो, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती हो। मतलब एसिड वो जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो, और बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता हो। ठीक है, तो जाहिर है प्रोटॉन डोनेट वही कर सकता है जिसके पास कोई प्रोटॉन होगा या प्रोटॉन देने की सलाहियत होगी। ठीक है, और एक्सेप्ट वो करेगा जिसके पास या कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या कोई नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, वो क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको अपने साथ बाइंड करना है जिस चीज ने, उसके ऊपर उसके पास इलेक्ट्रॉन या कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा तो उसको अपने साथ बाइंड कर सकेगा। ठीक है, तो ये एसिड बेस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके देखिए मिसाल के तौर पर HCl और H2O है। ठीक है, तो सर जी, जी सर इसने तो सारा कॉन्सेप्ट नहीं चेंज कर दिया पहले वाले से। तो जाहिर है चेंज ही किया पहले वाले में। अब जो ना वो शॉर्ट ड्रॉबैक्स है तो उनको दूर करने के लिए एक नई थ्योरी आई। जैसे आपने वो वेस्पर, VBT और MOT पढ़ी है, वो भी डिफरेंट ही है एक दूसरे से, तीनों की तीनों। सर नहीं, एसिड बेस का बोल रही है, एसिड बेस की भी वो जो मतलब कि मेन चीजें थी वो चेंज कर दी है ना। जाहिर है उसने डेफिनेशन ही चेंज कर दी ना एसिड बेस की। मतलब उसने कहा कि जी आर्हीनियस की सर, जो ओके। डेफिनेशन है वो नहीं सही, ये वाली सही है मेरे वाली। एनी हाउ, तो यहाँ पे ओके देखें कि ये जो है HCl और H2O का रिएक्शन, इसमें प्रोटॉन जो होता है वो HCl दे रहा है किसको, वाटर को। ठीक है, तो HCl जो है वो यहाँ पे एसिड है। ठीक है, और जो वाटर है वो यहाँ पे क्या है, बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और जो होता है इस रिएक्शन के नतीजे में HCl का बाकी बचता है Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने प्रोटॉन दे दिया है। और H2O का बाकी बचेगा, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद। सही है ना। अब दूसरा रिएक्शन NH3 और HCl का, इसमें देखें कि HCl प्रोटॉन दे रहा है किसको, NH3 को, मतलब ये एसिड है। ठीक है, और ये जो NH3 है अमोनिया, ये क्या है, बेस है। सही है, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये NH3 कन्वर्ट हो रहा है NH4 पॉजिटिव में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, और HCl जो होता है ये कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में प्रोटॉन देने के बाद। तो खैर ये एक जो चीज प्रोटॉन देती है वो एसिड जो एक्सेप्ट करती है वो क्या है, बेस है। ठीक है, और इसमें कोई सॉल्वेंट की हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ सॉल्वेंट में हो या पानी में हो या किसी भी चीज में। तो कहीं पे भी ये रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक मालिक्यूल प्रोटॉन दे, एक स्पीशीज प्रोटॉन दे रही है, दूसरी ले रही है, तो उसको हम एसिड बेस रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, चाहे जहां पे भी हो, चाहे वो गैस फेज रिएक्शंस में हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर अमोनिया का हम रिएक्शन करवाएं वाटर वेपर्स के साथ, अमोनिया गैस होती है, वाटर वेपर्स वाटर की जो ना वो एक गैशियस फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसमें पानी जो होता है वो प्रोटॉन देता है किसको, अमोनिया को। मतलब पानी जो है वो एज ए एसिड रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और अमोनिया जो है वो एज ए बेस रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अमोनिया जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आइन में, और वाटर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आइन में। तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो हमने गौर की आपने, कि यहाँ पे पानी के दो तरह के रिएक्शन है ना। एक तो ये पानी का रिएक्शन आपने पढ़ा, रिएक्शन 1, जिसमें पानी जो है वो एज ए एसिड भी, सॉरी बेस बिहेव कर रहा है, और HCl अपने प्रोटॉन पानी को दे रहा है। ठीक है, इसमें पानी जो है वो एज ए बेस है और HCl एसिड है। दूसरा रिएक्शन ये अमोनिया वाला, इसमें पानी जो है वो एज ए एसिड बिहेव कर रहा है, और अमोनिया एज ए अमोनिया बेस है। तो एक ऐसी चीज जो एसिड के तौर पे भी काम कर सके, बेस के तौर पे भी काम कर सके, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। मसलन एसिड और बेस के तौर पे काम करने से मुराद ये है कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत भी रखती हो और प्रोटॉन देने की सलाहियत भी रखती हो। डिपेंड करता है कि उसके साथ जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके अंदर कौन सी सलाहियत ज्यादा है। मसलन देखें ना, अगर HCl के साथ पानी का रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोटॉन कौन देगा दोनों में से, जिसके अंदर प्रोटॉन देने की सलाहियत ज्यादा है, और लेगा वो जिसके अंदर दोनों में से लेने की सलाहियत ज्यादा है। तो पानी के अंदर प्रोटॉन लेने की सलाहियत ज्यादा है और HCl के अंदर प्रोटॉन देने की सलाहियत ज्यादा है, तो प्रोटॉन HCl देता है, पानी लेता है। लेकिन जब उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है पानी का, तो अब अमोनिया के अंदर प्रोटॉन लेने की सलाहियत ज्यादा है और वाटर के अंदर देने की सलाहियत ज्यादा है उसकी निस्बत।
तो अब इस वजह से जो ना वो ये यहाँ पे एसिड के तौर पे काम करता है। तो बहरहाल कोई भी ऐसी चीज जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम कर सके या करने की सलाहियत रखती हो, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं इस कॉन्सेप्ट में, लोरी ब्रांस्टेड के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो वाटर एक एम्फोटेरिक जो है ना वो सब्सटेंस है। तो एम्फोटेरिक का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली भी यूज होता है। अच्छा जी, अब इसमें एक जो नया कॉन्सेप्ट आया कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक एसिड एक प्रोटॉन दे देता है, एसिड ने प्रोटॉन दे दिया, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक बेस में, और उस बेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह जब एक बेस प्रोटॉन ले लेता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, और उस एसिड को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो मतलब ये है कि एसिड में और उसके कॉन्जुगेट बेस में किस चीज का फर्क है? प्रोटॉन के देने का। मतलब एसिड जब प्रोटॉन दे देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। इसी तरह बेस में और उसके कॉन्जुगेट एसिड में किस चीज का फर्क है? प्रोटॉन के ऐड होने का। ठीक है, मतलब बेस एक प्रोटॉन लेता है और कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी कॉन्जुगेट एसिड बेस में जो पेयर होता है, पेयर में जो फर्क होता है वो प्रोटॉन का होता है। ठीक है ना, कि एक में प्रोटॉन होता है और एक में नहीं होता। मिसाल के तौर पर ना, एसिड में प्रोटॉन है, कॉन्जुगेट बेस में नहीं है। बेस में प्रोटॉन नहीं है लेकिन उसके कॉन्जुगेट एसिड में प्रोटॉन है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस जो पेयर है उनका आपस में डिफरेंस होता है वो किस चीज का होता है? प्रोटॉन का होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर H2O यहाँ पे एसिड है और NH3 क्या है? बेस है, अमोनिया। H2O ने जब प्रोटॉन दे दिया तो वो बन गया OH नेगेटिव, जो कि कॉन्जुगेट बेस है। मतलब एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन जाता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है आफ्टर द रिएक्शन या आफ्टर द प्रोटॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये अमोनिया जो है इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और ये अमोनियम आयन बन गया है। अब अमोनियम आयन जो है वो क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस जो ना वो उसका हम क्या कहते हैं जी? कॉन्सेप्ट है एक। तो इसमें एक बात याद रखिए कि ये देखें ना, मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर H2SO4 है। ठीक है, अगर आप, ये एक एसिड है, ये क्या है? एसिड है। आपने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें से एक प्रोटॉन को क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आप एक प्रोटॉन रिमूव कर दें, बाइसल्फाइड आयन बना दें, ये बन गया। ठीक है, तो ये एसिड और ये जो बना है ये उसका एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ जी सर जो हमने रिमूव किया है प्रोटॉन वो किसको दिया हमने? जाहिर है कोई बेस लेगा ना, वो खुद ब कहाँ खुद नहीं गया? जाएगा। वो कोई बेस होगा ना वहां पे, मिसाल के तौर पर वहां पे NaOH है या वहां पे OH नेगेटिव है फर्ज करें। ठीक है, तो उसने वो प्रोटॉन ले लिया, H2O बन गया। जी सर। ठीक है, तो बहरहाल एसिड का बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। कैसे? जब उसमें से हम क्या निकालते हैं? प्रोटॉन निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि ये जो आपके पास बना है ना कॉन्जुगेट बेस HSO4 नेगेटिव, ठीक है, ये एक एम्फोटेरिक है। ये क्या है? एम्फोटेरिक। वजह? एम्फोटेरिक क्या होता है? जो सर जो दोनों कर सके, जो डोनेट भी कर सके और एक्सेप्ट एक्सेप्ट भी भी कर कर सके। अब इसके पास एक प्रोटॉन है, ये एक और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से एक प्रोटॉन वापस एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। क्लियर? ठीक है, मतलब जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये दोबारा H2SO4 बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया उसका। ठीक है, और अगर वो प्रोटॉन लूज करेगा तो वो सल्फेट आयन बन जाएगा। क्लियर? इस तरह से ये तो कॉन्जुगेट एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा वाइडली यूज होता है, इस वजह से इसको अच्छी तरह से समझे। ठीक है, कि कोई भी एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, मिसाल के तौर पर अगर HCl का रिएक्शन होता है, ठीक है, NaOH के साथ, ठीक है, तो इसके नतीजे में जो यहाँ फर्ज करें इसको थोड़ा सिंपल कर लें, HCl का रिएक्शन वाटर के साथ होगा H2O। ठीक है, तो उसके नतीजे में एक तो बनेगा H3O पॉजिटिव और साथ बनेगा Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो Cl नेगेटिव है ये कॉन्जुगेट बेस है एसिड का, और जो H3O पॉजिटिव है ये कॉन्जुगेट एसिड है बेस का।
ठीक है, तो ये एक इसमें आ जाता है। उसके बाद इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का जो कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से जी, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होता है उसमें ये होता है कि भाई एक जितना स्ट्रॉन्ग होगा दूसरा उतना ही वीक होता है, मतलब ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब अगर आपका एसिड वीक है, ठीक है, सर जी आज हमने इस क्लास में असाइनमेंट वगैरह जमा करवानी है। जल्दी तो जब लिंक आ जाएगा फिर मैं आपको बता दूंगी। चले बता देना फिर। जब लिंक आ जाएगा ना फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक फिर है आप ठीक है क्लास ठीक है ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस में ये होता है कि भाई एसिड जितना वीक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। या जो ना वो अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होगा, वीक होगा। इसी तरह अगर बेस वीक है तो उसका बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और अगर बेस बेस स्ट्रांग है तो उसका बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। तो ये एक डायग्राम और नजर आ रही है आपको कि HCl जो होता है वो प्रोटॉन रिलीज करता है, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। और ये कॉन्जुगेट बेस अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये इसका एसिड बन जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोटॉन का रिलीज या एक्सेप्ट करने से एक एसिड में तब्दील हो जाता है, एसिड बेस में तब्दील हो जाता है और बेस एसिड में तब्दील हो जाता है, ठीक है। और इनकी स्ट्रेंथ के हवाले से ये है कि जितना कोई एसिड वीक होगा उसका कॉन्जुगेट जो बेस है वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी तरह जितना कोई एसिड बेस वीक है उसका वो कॉन्जुगेट एसिड जो है ना उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। एनी हाउ, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी। हाँ, आपको एक वो भी थोड़ा सा आइडिया दिया कि कैसे आपको कोई भी स्पीशीज दी जाए, मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए जी HCO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बनाएं, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको प्रोटॉन रिलीज करना पड़ता है, तो फिर क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो आप प्रोटॉन रिलीज कर दें, और एक बात, जब प्रोटॉन रिलीज करेंगे तो माइनस में जो चार्ज है उसका इजाफा होगा। यहाँ अगर किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर आपने अमोनियम है NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इसका आप कहते हैं जी कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएं, ठीक है। तो बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, -H प्रोटॉन रिमूव करना पड़ता है। और जब प्रोटॉन रिमूव होगा तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कम होता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, और अगर न्यूट्रल है तो फिर उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये चंद चीजें थी कि कॉन्जुगेट एसिड बेस कैसे हम बना सकते हैं किसी चीज का। इसी तरह से जब हम किसी चीज का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे ना तो वो उसके ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज कम ज्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज कम होगा। अगर न्यूट्रल है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। एनी हाउ, तो ये जो है ना उसमें कुछ चीजें थी। अब उसके अलावा इसने कुछ क्लासिफिकेशन की हुई है एसिड बेसिस की। एक इसने कहा जी कि मोनोप्रोटिक एसिड्स वो होते हैं जिनके जो एक प्रोटॉन दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये सारे के सारे एक प्रोटॉन दे डोनेट कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। इनमें से हर एक के पास एक प्रोटॉन देने की सलाहियत है, ठीक है। उसके बाद डाइप्रोटिक एसिड क्या होते हैं, डाइप्रोटिक होते हैं जो नाम से पता चल रहा है जो दो प्रोटॉन दे सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर H2SO4 है, H2S है, H2CO3 है, ठीक है। ये दो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखते हैं, इनको हम कहते हैं डाइप्रोटिक एसिड। मिसाल के तौर पर अगर हम H2S का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, किसी बेस के साथ, तो हमें दो जो ना वो एक्सेप्टर यूज करने पड़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज करने पड़ते हैं। और उसके नतीजे में हमारे पास बनता है Na2S, सोडियम सल्फाइड बनता है प्लस वाटर बनता है 2H2O, ठीक है। तो एनी हाउ ये डाइप्रोटिक एसिड्स होते हैं। पॉलीप्रोटिक होते हैं जो दो से भी ज्यादा, मिसाल के तौर पर फास्फोरिक एसिड। इसी तरह बेसिस भी होती हैं, मोनोप्रोटिक बेसिस होती हैं जो एक एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। मिसाल के तौर पे अमोनिया है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। और इसी तरह हाइड्रोक्साइड है। ये सारी की सारी जो ना ये बाइकार्बोनेट, इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट होता है CO3 नेगेटिव, और अगर उसके साथ H लगा हुआ है और उसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसी तरह से डाइप्रोटिक बेसिस होती हैं जो दो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकें, जैसा कि सल्फेट है, कार्बोनेट है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। इनका जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये दो बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर SO4 नेगेटिव जो है उसके साथ दो प्रोटॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा H2SO4, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड बनेगा बेस का, सही है। तो इस तरह से जो ना ये डाइप्रोटिक बेसिस हैं जो दो प्रोटॉन क्या कर सकती हैं, एक्सेप्ट कर सकती हैं। इसी तरह से पॉलीप्रोटिक बेसिस होती हैं जो दो से ज्यादा
ये H3O अगर ये जो है ये 3 इसके अंदर 3 प्रोटॉन ऐड करें तो ये फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये पॉलीप्रोटिक बेसिस है। और लास्ट पे इसके जो कुछ फायदे हैं इस थ्योरी के, तो इसका एक फायदा ये है कि ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा चीजों को हम शामिल कर लेते हैं एज एसिड या बेस। मसलन हमने सल्फेट को शामिल कर लिया, कार्बोनेट को शामिल कर लिया, बाइकार्बोनेट को शामिल कर लिया, अमोनिया को शामिल कर लिया, ठीक है। ऐसी चीजें जो नॉर्मली आर्हीनेस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड बेस नहीं भी थी, उनको भी हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में क्या कर लिया है, शामिल कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा इसका फायदा ये है कि इसमें पानी एक्वा सोल्यूशन की शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो चीज पानी में डिजोल्व हो, ठीक है। तो तीसरा इसका ये है कि ये गैस फेज रिएक्शन में भी अप्लाई हो सकती है। मिसाल के तौर पर HCl का अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसने प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया है, ये एसिड है, और अमोनिया ने एक्सेप्ट किया वो बेस है, और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो ये कॉन्सेप्ट था जी।